दोस्तों, दुनिया में जितनी भी शानदार मूवीज हैं उन सभी में एक बात कॉमन है और वो है उसका जानदार क्लाइमैक्स। एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसे मूवी लवर्स भी प्रिडिक्ट ना कर पाए। ऐसी ही एक जानदार मूवी आज हम आपके लिए लाए हैं जिसे सुनने के बाद आप बस यही कहेंगे, मजा आ गया। मूवी की शुरुआत होती है और हमें हसीन वादियों के बीच एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है, मेरे गांव में एक बूढ़ी दादी है, उनके कानों में एक बहुत बेहतरीन झुमका है, क्या तुम मुझे सेम वैसा ही झुमका लाकर दे सकते हो। इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट में। गांव के पुलिस स्टेशन का सीन है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर को टिप मिली है कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर देवराज आज अपनी बीवी से मिलने आने वाला है। पुलिस की पूरी टीम देवराज को पकड़ने के लिए उसके गांव जा रही है। तभी सीनियर ऑफिसर्स को अचानक से महसूस होता है कि इतने बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के लिए इस टीम में उस गांव का लोकल बंदा जरूर होना चाहिए। और इस तरह से एंट्री होती है हेड कांस्टेबल सुब्रमण्यम की, क्योंकि सुब्रमण्यम उसी गांव का रहने वाला है। हालांकि इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम से चिढ़ता है और उसे इस टीम में नहीं रखना चाहता, पर सीनियर्स के ऑर्डर्स को काटना इंस्पेक्टर के बस में नहीं था। इसलिए गैंगस्टर देवराज को पकड़ने वाली टीम में सुब्रमण्यम शामिल हो जाता है और रातों रात पुलिस की टीम देवराज के घर पहुंच जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पूरी टीम हाथों में बंदूक लेकर देवराज के घर की तरफ बढ़ते हैं, पर वो इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम से कहता है, तुम यही गाड़ी के पास रुको। सुब्रमण्यम वही गाड़ी के पास रुक जाता है, पर इतने में देवराज को भनक लग जाती है कि पुलिस की दबिश हो चुकी है। वह तुरंत अपनी पत्नी को कहता है, तुम मेरे कपड़े पहन लो और यहाँ से भागो, और उसकी पत्नी ऐसा ही करती है और इंस्पेक्टर समेत पूरी टीम उसकी पत्नी को देवराज समझकर उसे चेस करने लगती है और देवराज पीछे के रास्ते से भाग निकलता है। तभी गाड़ी के पास खड़े सुब्रमण्यम की नजर देवराज पर पड़ती है और वह उसकी टांग पर गोली मार देता है। सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर देवराज को पकड़ने के लिए सुब्रमण्यम को शाबाशी नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा उसे सुना रहा है कि अगर देवराज की मौत हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता। गोली चलाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। तुम्हारे रिटायरमेंट के अब केवल 10 दिन बचे हैं, चुपचाप बैठकर काट लो वरना पेंशन के भी वांदे हो जाएंगे। इंस्पेक्टर के व्यवहार से हेड कांस्टेबल सुब्रमण्यम थोड़ा दुखी होता है, पर इतने में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम सुलू है वह पुलिस स्टेशन में आता है और कहता है कि मेरी दादी तंगा पुनू, जिन्हें सब लोग तंगम दादी भी बोलते हैं, 4 दिन से मिसिंग है। मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए और उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। सभी कांस्टेबल उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। दरअसल सुलू जिस गांव में रहता है, इस गांव के लोग पुलिस वालों को अपने गांव में घुसने भी नहीं देते, पर सुलू के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। और इतने में सुब्रमण्यम आ जाता है। सुलू को परेशान देखकर सुब्रमण्यम उसकी दादी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी कांस्टेबल सुब्रमण्यम को मना करते हैं, पर सुब्रमण्यम किसी की नहीं सुनता। तब एक कांस्टेबल सुब्रमण्यम को टॉन्ट मारते हुए कहता है, पिछली बार जब मैं उस गांव में गया था तो उन लोगों ने मुझे नंगा करके भगाया था, इस बार नंगा होने की बारी लगता है तुम्हारी है सुब्रमण्यम। पर सुब्रमण्यम सभी बातों को इग्नोर करते हुए सुलू के साथ उसके गांव की ओर चल देता है। तब तक दादी की चारों बेटियां भी पुलिस स्टेशन में आ जाती हैं। वे सभी सुब्रमण्यम से विनती करती हैं कि उनकी मां बहुत सीधी सादी है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। इसके बाद सुब्रमण्यम सुलू की बाइक पर बैठकर दादी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में सुब्रमण्यम हैरानी भरे लहजे में सुलू से पूछता है, इस उम्र में भी तुम्हारी दादी को उनकी बेटियां इतना प्यार करती हैं कि वे सभी दौड़ते हुए कंप्लेंट लिखाने पुलिस स्टेशन आ जाती हैं, तो तुम्हारी दादी बहुत खुश नसीब है। और सुब्रमण्यम सोचता है कि दादी का जरूर कोई न कोई दुश्मन होगा गांव में। फिर सुलू कहता है, नहीं नहीं सर, दादी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि पूरा गांव मेरी दादी से बहुत प्यार करता है। और जिन बेटियों को आप देखकर बोल रहे हो कि दादी खुशनसीब हैं, दरअसल वही बेटियां ही दादी की जिंदगी में नमक घोलती रहती हैं। मेरी दादी की अभी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनमें से कोई भी दादी को प्यार नहीं करता है, सबके सब दादी से उसके पैसे हड़पने का जुगाड़ करते रहते हैं। अब आपको बताता हूँ, मेरी दादी के पास एक गाय थी, वो उसका दूध बेचकर उससे पैसे कमाती थी। एक बार गाय ने दादी को मार दिया। खबर मिलते ही बड़ी बुआ आई और दादी की सेवा करने लगी। जब दादी ठीक हुई तो बड़ी बुआ गाय लेकर ही चली गई। उन्होंने दादी को बोला कि माँ, इस गाय ने तुम्हें मारा है ना, इसकी इतनी हिम्मत, अब मैं इसे अपने घर ले जाकर इसको सबक सिखाऊंगी। बड़ी बुआ जानती थी कि दादी के पास आमदनी का अकेला यही एक साधन है, फिर भी उन्होंने दादी की फिक्र नहीं की और गाय ले गई। सुब्रमण्यम यह सुनकर बोलता है, बड़ी होशियार है तेरी बुआ। सुलू कहता है, इतना ही नहीं सर, अभी एक बुआ के बारे में और सुनो। मेरे एक फूफा जी का काम धंधा बंद पड़ गया था, इसलिए वो एक दुकान खोलना चाहते थे। दादी से उनकी तकलीफ नहीं देखी गई, उन्होंने सामने से बुआ और फूफा जी को बुलाकर 5 लाख रुपया दुकान खोलने के लिए दिया और ये पैसे दादी ने अपना खेत गिरवी रखकर उधार लिया था।
कुछ दिनों बाद बुआ जी और फूफा जी ने दुकान तो खोली, पर यह दुकान किसी अच्छी चीज की नहीं थी। ये दारू का ठेका था, और ये दारू का ठेका मेरी दादी के नाम पर ही खोल दिया। अब दादी का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था ये दारू का ठेका दादी का ही है, और बुढ़ापे में तंगम दादी को ये क्या हो गया है। मेरी दादी तो शराब से नफरत करती थी, क्योंकि शराब की वजह से ही उसके एक बेटे अर्थात मेरे पापा की मौत हो गई थी। और मेरे चाचा शैलू भी पक्के दारूबाज हैं। वो दारू पीकर हर रोज दादी से लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें एक लड़की पसंद है, और वो दादी से कहते रहते हैं कि मेरी शादी अगर उस लड़की से नहीं कराई तो मैं जहर खा लूंगा। और एक दिन शैलू चाचा ने शराब की बोतल में जहर डाल लिया और जंगल चले गए, और फिर जंगल में उसी जहर वाली शराब की बोतल को छोड़कर वापस घर आ जाते हैं। दादी चाचा की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है, वह उन्हें इग्नोर कर देती है। पर उस दिन उधर जंगल में जो शराब चाचा ने रखी थी उसे दो लोग पी लेते हैं, और शराब जहरीली होने के कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। मरने वालों की पत्नियों का दुख दादी से नहीं देखा गया, और उन्होंने अपनी बची कुची जमीन भी उनकी पत्नियों के नाम कर दी। अब सुब्रमण्यम बोलता है, अगर तेरी दादी तेरे शैलू चाचा की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा देती तो इतना बखेड़ा होता ही नहीं। सुलू कहता है कि सर वो शादी तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि चाचा जिस लड़की को पसंद करता था उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। इसके बावजूद वो उस लड़की के घर जाता और उसके पति से कहता कि देखना, एक दिन मैं तेरी बीवी से शादी करके ही रहूंगा। और इतना बोलकर सुलू चुप हो जाता है। सुब्रमण्यम पूछता है, फिर इसके बाद? फिर सुलू कहता है, फिर क्या था सर, उसका पति पुलिस वाला था, उसने चाचा को बहुत मारा और थाने में बंद कर दिया। फिर दादी किसी भी तरह बड़ी मुश्किलों से चाचा को छुड़ा कर लाई। तब से मेरे चाचा पुलिस वालों से बहुत चिढ़ते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और सर सबकी तो छोड़ो, मेरी माँ भी ऐसी ही है। वो दादी से कहती है कि तुम्हारा एक बेटा, मतलब मेरा पति तो इस दुनिया में है ही नहीं, तुम्हारा दूसरा बेटा शैलू पुलिस वाले की बीवी से ही शादी करेगा, जो कि होनी नहीं है। तो मेरे बच्चों के ऊपर रहम खाओ। इसके बाद दादी अपना मकान मेरी माँ के नाम कर देती है। अब मेरी दादी के पास कुछ नहीं बचा, उसके कानों में बस सोने के झुमके हैं, जिन पर दादी के सभी बच्चों की नजर है। एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ जाती है, और अब दादी के सभी बच्चे उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें वो झुमके मिल जाएं। ये सब मुझसे देखा नहीं गया, और मैं दादी के पास जाकर उनके कान में बोलता हूँ, दादी मुझे ये झुमके दे दो, इसको बेचकर मैं तुम्हारी अच्छे से दवाई कराऊंगा, वरना ये लोग तो तुम्हारी दवाई भी ठीक से नहीं कराएंगे। मेरे मुंह से इतना सुनते ही दादी मुझ पर भड़क गई और मुझे थप्पड़ मार दिया और बोली, सुलू मैं ये झुमके मरते दम तक अपने पास ही रखूंगी। और फिर हम देखते हैं कि दादी की जुबानी कहानी फ्लैशबैक में ईयर 1981 में चली जाती है। हम देखते हैं कि दादी यंग है और वो वीरा नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों इंटरकास्ट होने की वजह से भागकर शादी कर लेते हैं और दूर कहीं बस जाते हैं। एक दिन तंगम वीरा से कहती है कि मेरे गांव में एक दादी है, उसके कानों में बहुत अच्छे झुमके हैं, क्या तुम भी मेरे लिए वैसा झुमका बनवा दोगे? वीरा इस वक्त तंगम से कुछ नहीं कहता, पर इसके बाद वीरा दिन रात हड्डी तोड़ मेहनत करके अपनी तंगम के लिए झुमके बनवाकर उसे सरप्राइज देता है। तंगम खुशी से झूम उठती है, पर किस्मत को तंगम की खुशी रास नहीं आई और एक दिन तंगम का भाई वीरा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाता है। वो वीरा को बहुत मारता है। तंगम बेचारी कुछ नहीं कर पाती। तंगम का भाई उसके सामने ही वीरा को रस्सी में बांधकर एक कुएं में फेंक देता है और उसका भाई तंगम को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और तब से तंगम ने वीरा के दिए हुए झुमके अपने से जुदा किया ही नहीं। तंगम कहती है, मैं ये झुमके मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। फ्लैशबैक खत्म होता है। तंगम की कहानी सुनकर सुब्रमण्यम का दिल फफक फफक कर रोना चाहता है, पर सामने सुलू को देखकर वो रो भी नहीं पाता। खैर, अब सुब्रमण्यम और सुलू दोनों तंगम दादी की फोटो जगह जगह लोगों को दिखाकर पूछते हैं कि क्या आपने इन्हें कहीं देखा है, पर तंगम दादी का कुछ भी पता नहीं चलता और धीरे धीरे रात हो जाती है। सुब्रमण्यम सुलू से कहता है, तुम अब घर जाओ, मैं तुम्हारी दादी को ढूंढता हूँ, तुम सुबह फिर आ जाना। सुलू के जाने के बाद सुब्रमण्यम पूरी रात दादी को खोजता है। रात भर तो नहीं, पर अगली सुबह सुब्रमण्यम को बस स्टॉप के पास तंगापुनु अर्थात तंगम दादी दिख जाती हैं। 4-5 दिनों से कुछ न खाने की वजह से तंगम दादी कमजोर हो गई हैं। सुब्रमण्यम उसके पास जाता है, पर तब तक तंगम दादी बेहोश हो जाती हैं। सुब्रमण्यम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और खबर सुलू तक पहुंचाता है। सुलू हॉस्पिटल पहुंचता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तंगम दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। सुब्रमण्यम की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सुलू का रो रो कर बुरा हाल है।
थोड़ी देर बाद तंगम दादी की डेड बॉडी उसके गांव पहुंचाने की तैयारी चल रही होती है। सुलू सुब्रमण्यम से कहता है कि आप भी मेरे साथ मेरे गांव चलो, वरना सब लोगों को लगेगा कि मैंने अपनी दादी को झुमके के लिए मार दिया। सुब्रमण्यम सुलू की बात मान लेता है और डेड बॉडी को लेकर गांव आ जाता है। तंगम दादी की मौत की खबर से पूरा गांव एक बार के लिए रो पड़ता है, क्योंकि पूरा गांव जानता है कि तंगम ने जीते जी अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा, पर उसके बच्चों ने उसे एक खुशहाल बुढ़ापा भी नसीब नहीं होने दिया। इधर तंगम के घर पर उसकी डेड बॉडी रखी है। उसकी सभी बेटियों की नजर तंगम के कान में पड़े हुए झुमके पर ही है। खैर, इतना तो हम समझ गए हैं कि अगर झुमके ना होते तो दादी के ये बच्चे दादी को पहचानने से भी इनकार कर देते। दुनिया कितनी स्वार्थी है। हमने अक्सर देखा है, हम हमेशा उसकी उपेक्षा करते हैं जो हमसे सबसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करता है। बहरहाल, हम देखते हैं कि तंगम दादी की छोटी बेटी अपने पति से कह रही है, आज रात में किसी तरह से रोने वोने के बहाने मैं उनका झुमका उतार लूंगी, बाद में तुम दारू पीकर बस बवाल मत करना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तंगम दादी की डेड बॉडी के पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पर उनके कान से झुमके गायब हैं। झुमके न दिखने की वजह से तंगम की सभी बेटियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए लड़ने लगती हैं। तभी शैलू आ जाता है और सुब्रमण्यम से कहता है, वैसे तो मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं, पर आज तुम चोर का पता लगाओगे कि मेरी माँ के कान के झुमके किसने चुराए हैं, वरना ध्यान रहे इस गांव में आकर पुलिस वाला सही सलामत बाहर नहीं जाता। और फिर शैलू की धमकी के बाद सुब्रमण्यम सबसे अपनी पूछताछ करना शुरू कर देता है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इस गांव में मेढक जैसे मुंह वाला एक चोर है, जिसकी काली जुबान भी है। वो जो बोलता है वो हो जाता है। सुब्रमण्यम उस चोर के बारे में लोगों से पूछ रहा है, तब तक वह चोर यहाँ खुद आ जाता है और बोलता है, मुझे पता लगा है कि मेरे ऊपर तंगम दादी के झुमके की चोरी का इल्जाम लगाया गया है, पर सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं चोर तो हूँ, पर दादी जैसे नेक इंसान के झुमके कभी नहीं चुरा सकता। तुम लोगों को पता भी नहीं होगा, जब मुझे या मेरे जैसे अनाथ लोगों को भूख लगती थी और हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था, तो वो संगम दादी ही थी जो हमें खाना देती थी। पर शैलू उस चोर की बात मानने को राजी ही नहीं है और कहता है, देख झुमके मुझे दे दे। इस पर चोर गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने झुमके नहीं चुराए हैं, और शैलू अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं अपनी काली जुबान से तुम्हें श्राप दे दूंगा कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी ना होने की बात पर शैलू को गुस्सा आ जाता है और वह उस चोर को पटक कर गिरा देता है और फिर उसकी जीभ भी काट देता है और फिर कहता है, तेरी काली जुबान की ऐसी की तैसी, अब बोल। ये देखकर सुब्रमण्यम को एहसास हो जाता है कि इस गांव में पुलिस वाले क्यों नहीं आते हैं। आगे दिखाया जाता है कि गांव का मुखिया कहता है कि मैंने तंगम दादी की छोटी बेटी को रात में उसके पति से बात करते सुना था कि वो झुमका दादी के कान से निकालने वाली है। मुखिया सुब्रमण्यम से कहता है कि एक बार दादी की छोटी बहन से पूछताछ करो, और इतना सुनते ही सुब्रमण्यम से पहले दादी तंगम की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन यानी दादी की छोटी बेटी से पूछती है, क्या तुमने झुमके लिए हैं? छोटी बेटी कसम खाकर कहती है कि मैंने झुमके नहीं लिए हैं। तभी तक इस घर में एक इंश्योरेंस ऑफिसर आ जाता है और वो कहता है कि तंगम दादी ने 2 पॉलिसी कराई थी, एक खुद के नाम पर और एक अपने पोते सुलू के नाम पर। इंश्योरेंस ऑफिसर बोलता है कि 4 दिन पहले तंगा पुनू दादी यानी तंगम दादी का फोन आया था। वो बोल रही थी कि मैं बीमार हूं और इस बीच अगर मुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस के सारे पैसे जो 15 लाख हैं वो मेरे बच्चों को दे देना। 15 लाख रकम सुनते ही तंगम दादी के सभी बच्चों के चेहरे पर खुशी छा जाती है और अभी तक जो बहनें झुमके को लेकर लड़ रही थी वे सब झुमके को भूलकर 15 लाख आपस में बांटने के लिए एक हो जाती हैं। बड़ी बेटी कहती है, हम सभी बहनें 10 लाख रुपया आपस में बांट लेंगे और 5 लाख भाई शैलू को दे देंगे और इस पैसे से शैलू अपनी शादी कर लेगा। बड़ी बहन के इस प्लान पर सभी भाई बहन राजी हो जाते हैं और दादी के झुमके की बात कहीं खो सी जाती है। तभी गांव का मुखिया कहता है, अरे वो झुमके तो अभी तक नहीं मिले। इस पर एक आदमी कहता है, अगर तंगम दादी के बच्चों को झुमके में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें क्या पड़ी है। और फिर हम देखते हैं दादी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सभी लोग लौट आते हैं पर सुब्रमण्यम अभी भी दादी की चिता के पास ही खड़ा है, वह रो रहा है। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि ये सुब्रमण्यम क्यों इतना रो रहा है। तभी हम देखते हैं कि सुब्रमण्यम अपनी मुट्ठी खोलता है और दादी के झुमके उसकी मुट्ठी में होते हैं। यहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दरअसल जब सुब्रमण्यम रात में तंगम दादी को ढूंढ रहा था तब दादी उसे एक बस स्टॉप पर मिलती हैं। वो दादी के पास आकर बैठ जाता है और दादी से कहता है, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे बच्चे तुमको दुख दे रहे हैं तो तुमने उनके लिए इतना कुछ क्यों किया, और चलो अब कर भी दिया तो बुढ़ापे में घर छोड़कर क्यों भाग गई।
अगर नहीं जमता है तो अपने पोते सुलू के साथ रहो, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। दादी सुब्रमण्यम की बात को इग्नोर करते हुए यहाँ से उठकर चलने लगती है। तभी सुब्रमण्यम पीछे से आवाज देते हुए कहता है, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या तंगम? अपना नाम इस हक से सुनने के बाद तंगम दादी पलटती है। दादी की आंखों में एक अजीब सा भाव है। वो तुरंत सुब्रमण्यम का हाथ देखती है। उसके हाथ में सुब्रमण्यम का पूरा नाम लिखा होता है, वीरा सुब्रमण्यम। दादी तुरंत पहचान जाती है कि ये मेरा ही वीरा है। वीरा सुब्रमण्यम बताता है कि तुम्हारे भाई ने जब मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया था तब मैं नीचे नहीं गिरा बल्कि एक रस्सी में फंस गया और फिर उस गांव वालों ने ही मुझे बचाया और मेरा उपचार करवाया। ठीक होने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे गांव आया था, पर मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी करा दी गई है। मैं वापस लौट गया उसी गांव, पढ़ाई की, मेहनत की और पुलिस में भर्ती हो गया। तंगम पूछती है, जब तुम जिंदा थे तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे मिलने की इच्छा बहुत बार होती थी, पर तंगम मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था। लेकिन जब इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई और सुलू मेरे पास आया, उसके मुंह से झुमके वाली बात मैंने सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि सुलू जिसे ढूंढ रहा है वो तंगम कोई और नहीं बल्कि मेरी ही तंगम है। और मैं रात भर तुम्हें ढूंढता रहा और देखो अब तुम मेरे सामने हो। तंगम वीरा से उसके परिवार के बारे में पूछती है। वीरा कहता है, तुम्हारे बाद मुझे कोई पसंद ही नहीं आई, इसलिए मैंने शादी ही नहीं की। यह सुनकर तंगम दादी को बहुत अफसोस होता है और वह बेहोश हो जाती है। वीरा उसे हॉस्पिटल लेकर आता है पर अपनी तंगम को बचा नहीं पाता है। तंगम के मरने के बाद वीरा की आंखों में आंसू होते हैं, पर सामने सुलू को देखकर वह खुद को बड़ी मुश्किल से रोने से रोकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिस रात तंगम की डेड बॉडी घर पर थी, उसने तंगम की छोटी बेटी और उसके पति को बात करते हुए सुन लिया था कि आज रात वो तंगम का झुमका गायब करने वाली है। तब वीरा खुद जाकर तंगम का झुमका खुद ही चुरा लेता है और अब वीरा तंगम की चिता के पास रोते हुए उसे याद कर रहा है। उसे याद आता है जब तंगम ने कहा था, वीरा मुझे एक ऐसा ही झुमका दिला दो, मैं मरते दम तक उसे अपने से अलग नहीं करूंगी। और फिर वीरा उन झुमकों को तंगम की चिता में डाल देता है ताकि तंगम को लगे उसके झुमके उसके साथ ही हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी बेहतरीन और यूनिक फिल्में ढूंढ ढूंढ कर उनका एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।